हम सब भारत में रहते हैं, लेकिन भारत में रहते हुए भी भारत के नियम कानून को नहीं जानते हैं, जिसके कारण अक्सर हम किसी न किसी मुश्किल में तो फंस ही जाते हैं। कुछ ऐसे अधिकार है जिन्हें हर भारतीय को तो जानना ही चाहिए। तो आज हम जानेंगे 6 मूल अधिकारों के बारे में, जिससे हमारी सरकार भी नहीं छीन सकती, लेकिन अगर देश में राष्ट्रीयपात लागू हो जाता है तब ये अधिकार छीने जा सकते हैं। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन 1978 में 40वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों की चर्चा संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब हम जानते हैं वो 6 मूल अधिकार कौन कौन है। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। जानते हैं अपने पहले अधिकार यानी समानता के अधिकार के बारे में, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक के अनुच्छेदों में समता यानी समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है। विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ इस बात पर भेदभाव नहीं होगा कि वह अमीर है या गरीब, वो उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का। विधि के समक्ष समानता का शब्द ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। डायसी के अनुसार विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ कहते हैं। दूसरा शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जिसका नाम मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 है। मेनका गांधी जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की पत्नी थी, वह एक अच्छी लेखिका के साथ साथ एक अच्छी पत्रकारिता भी थी। उन्हें अपने मुल्क से बाहर विदेश में भाषण देने जाना था, जिसके लिए मेनका गांधी को 1 जून 1976 को पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत पासपोर्ट जारी किया गया। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 के क्लॉज 3 के सम क्लॉज सी के अंतर्गत भारत सरकार ने मेनका गांधी के पासपोर्ट को जनहित के आधार पर सीज कर दिया है और अंतिम आदेश तक वो भारत के बाहर अब यात्रा नहीं कर सकेंगी और उन्हें पत्र प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अपने पासपोर्ट को कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उनके द्वारा कारण पूछे जाने पर भी सरकार ने पासपोर्ट जब्ती का कारण नहीं बताया, जिसके बाद मेनका गांधी ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए सरकारी आदेशों को चुनौती दी। मेनका गांधी ने तर्क दिया कि पासपोर्ट जब्ती से उनके विदेश यात्रा के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा है, जो अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सम क्लॉज क व 6 और 21 का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धारा 10 के क्लॉज 3 सम क्लॉज सी मनमानी शक्तियां देती हैं, जो अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। साथ ही बिना सुनवाई के पासपोर्ट जब्त करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रतिवादी यानी भारत सरकार ने तर्क दिया कि पासपोर्ट जब्ती राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित में की गई है। यह भी तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 21 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ है, जिसे एके गो पालन मामले में 1975 के आधार पर उचित ठहराया गया। इस फैसले की तारीख यानी डेट ऑफ जजमेंट था 25 जनवरी 1978 और यह मामला 7 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश MS बेग कर रहे थे और पीठ के अन्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़, VR कृष्णन अय्यर, EN भगवती, NL उन्नतवालिया, S मुतर्जा, फजल अली और PS कैलासम थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विदेश यात्रा का अधिकार शामिल है। यह अधिकार केवल एक निष्पक्ष, उचित और गैर मनमानी प्रक्रिया से ही छीनी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरिमापूर्ण जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। साथ ही भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 के क्लॉज 3 के सम क्लॉज सी को अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना गया, क्योंकि यह अधिकारियों को असीमित शक्तियां देता था। यह केस भारतीय संविधान को गतिशील बनाने के साथ साथ एक नया जीवन दिया। यह मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तृत करते हुए जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया। इसके साथ ही इस फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के बीच अटूट संबंध स्थापित किया, जिसे स्वर्ण त्रिभुज सिद्धांत कहा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है। यह अधिकार समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 15 से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं, जैसे चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज 1951, इंदिरा साहनी मामला 1952। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज का मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, लेकिन इस केस की चर्चा हमने इस वीडियो में कर रखी है। तो अब जानते हैं इंदिरा साहनी केस के बारे में। पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधारने और आकलन के लिए 1953 में राष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 40 के अंतर्गत काका कालकर आयोग का गठन किया, जिनके सुझाव पर जाति आधारित आरक्षण किए जाने की व्यवस्था की गई। इस आयोग को देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की पहचान करने और उन्हें उसी अनुपात में आरक्षण की सुविधा देने के लिए सरकार को सुझाव देने का कार्य दिया गया। फिर 1 जनवरी 1989 को मोरारजी देसाई की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया, जिसकी अध्यक्षता बिहार के सांसद विंदेश्वरी प्रसाद मंडल कर रहे थे। इसी कारण इस कमीशन को बाद में मंडल कमीशन के नाम से भी जाना गया। 31 दिसंबर 1980 को इस आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लगभग 37,403 से अधिक जातियां ढूंढी गईं, जो पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आनी चाहिए थी। इस आयोग ने इनको 27% आरक्षण देने की मांग की, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी और अब आ गई थी सत्ता में इंदिरा गांधी, लेकिन इन्होंने इस कमीशन पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया। इनके बाद आई राजीव गांधी की सरकार और इनका भी वही हाल रहा। इसके बाद आए वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। ये अपने ही साथी चौधरी देवीलाल की पेश की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए इन्होंने 6 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया, लेकिन इनका यह दावा काम नहीं आया और यह चुनाव हार गए। इसमें 27% आरक्षण ओबीसी और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया। इसके विरुद्ध में दिल्ली की जर्नलिस्ट इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 1990 में रिट पिटीशन फाइल की। उनका सुप्रीम कोर्ट से पहला सवाल ये था कि क्या इकोनॉमिक आधार और जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण राइट टू इक्वलिटी के अधिकार का हनन नहीं करेगा। साथ ही अनुच्छेद 15, 16 के क्लॉज 1 और क्लॉज 4 पर भी सवाल उठाए। तब 9 जजों की बेंच बैठी और 6-3 की बहुमत से फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लॉज 1 के तहत सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया और यह भी कहा कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी के अमीर तबकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ताकि यह लाभ सबसे पिछड़े लोगों तक पहुंच सके। और यह भी कहा गया कि आरक्षण सिर्फ नौकरी प्राप्त करने तक ही मिलेगा, प्रमोशन पर नहीं मिलेगा। इसमें सबसे प्रमुख 77वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। 77वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 15 में एक खंड 4(a) को जोड़ा। इसने राज्य को यह शक्ति दी कि यदि समुदाय को सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति में SC और ST के पक्ष में सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।
अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। जैसे सरकारी नौकरी में समानता, जैसे अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचर हैं, एक महिला और एक पुरुष, तो महिला को भी उतनी ही सैलरी दी जाएगी जितनी कि पुरुष को। अनुच्छेद 16 से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे एम थॉमस बनाम केरल राज्य 1976, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड 2020, जनरैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2022, मराठा आरक्षण मामला 2021। तो अब हम जानते हैं एम थॉमस बनाम केरल राज्य 1976 का मामला क्या था। यह मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी मील की पत्थर की तरह है, जिसने सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता के बीच संतुलन स्थापित किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे तब आया जब केरल राज्य सरकार ने राज्य में कार्य कर रहे व्यक्तियों के नियुक्ति के संबंध में एक नियम पारित किया और नियमों को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी गई। तो मामला यह था कि केरल राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के तहत 13A में कुछ नए नियम जोड़े गए, जिसके अनुसार निचले डिवीजन क्लर्क पद से ऊपरी डिवीजन क्लर्क पद तक जाने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को उस विभाग की परीक्षाएं देने का आदेश दिया और इसी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को उच्च पद पर जाने के लिए 2 वर्ष अधिक का समय दिया। केरल राज्य अधीनस्थ सेवा नियम का यह नियम 13 का क्लॉज ए सम क्लॉज ए 13 जनवरी 1972 को लागू किया गया। एक व्यक्ति जो उच्च पद पर जाने के लिए जितनी भी शर्तें होती हैं वह 2 नवंबर 1971 तक पूरा कर लेता है, लेकिन आखिरी परीक्षा नहीं पूरा कर पाता, जिसके कारण उसका प्रमोशन नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ और लोग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे और वह निम्न श्रेणी के क्लर्क नौकरी पे थे, जिनकी संख्या 34 थी, उन्हें वहां से हटाकर ऊंचे पोस्ट की क्लर्क की नौकरी दे दी जाती है और वो भी बिना परीक्षाएं लिए। इसके विरोध में प्रतिवादी ने 15 मार्च 1972 को केरल उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि एससी और एसटी के कर्मचारियों को छूट देने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन कर रहा है। प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि 1972 में 51 सीटों में से 64 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा भरी गयी, जिनमें से केवल 17 सीटें ही योग्य व्यक्ति को दी गयी। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्कों को सही माना और यह भी माना कि नियम 13 का क्लॉज 1 का सम क्लॉज ए वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 16 का क्लॉज ए और 16 का क्लॉज 2 का उल्लंघन करता है और केरला हाई कोर्ट ने इस नियम को समाप्त करने का आदेश दिया। इसके बाद केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई। तब सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच बैठी और 6-3 के बहुमत से जजमेंट पास हुआ। निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण या कोई विशेष प्रावधान समानता का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि यह वास्तविक समानता स्थापित करने का एक साधन है। और यह भी कहा कि अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 और अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 का अपवाद नहीं है, बल्कि यह इसी का विस्तार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐतिहासिक और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एससी और एसटी को विशेष अवसर दे। न्यायमूर्ति VR अय्यर कृष्णा ने इस पर टिप्पणी देते हुए कहा कि समानता का अधिकार केवल न्यायिक और औपचारिकता ही नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी है। इसका पार्ट 2 जल्दी बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।